अमोल, तुम किसी भी तरह पापा जी को समझाओ ना। हम कब तक इस छोटे से पुराने घर में रहेंगे? हम दोनों की सारे रिश्तेदारों ने कितने बड़े और पॉश घर बना लिए, और हम हैं कि इस भूत बंगले से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं भी क्या कर सकता हूँ मयूरी, पापा इस घर से जाना ही नहीं चाहते, और मैं मम्मी पापा को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट नहीं होना चाहता। देखो कब तक ऐसे ही चलता है। कब तक चलेगा मतलब? अब विकी भी बड़ा हो रहा है, उसकी चीजें बढ़ रही हैं, अब उसे भी एक कमरा चाहिए कि नहीं? 2 ही कमरे हैं घर में, एक में मम्मी जी पापा जी सोते हैं, एक में हम। वो बेचारा हॉल में सोता है। तो मेरे ऑफिस जाते समय ये बातें निकाल कर क्यों बैठ जाती हो? अब जिस चीज का कोई हल ही नहीं है उस पर रोज रोज बहस करके क्या फायदा? तो कब करूं अमोल? इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज भी है क्या? चिड़ियाघर जैसे छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें भी ढेर सारा सामान भरा पड़ा है, ऊपर से छत का भी कोई भरोसा नहीं कब हमारे सिर पर टपक पड़े। दोनों पति पत्नी आपस में लड़ते हुए ऑफिस निकल जाते हैं। ये बतरा परिवार में अब हर रोज होने लगा था। एक और अमोल की पत्नी मयूरी उस पर घर बदलने का दबाव डालती रहती थी। दूसरी तरफ किशोर जी घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन मयूरी की बहन उसके घर आती है तो अकेले में उससे कहती है, ये तेरा घर है मयूरी या म्यूजियम है? सारी चीजें पुराने जमाने की रखी हुई है। या तुम लोग कोई दूसरा घर क्यों नहीं ले लेते? इतनी अच्छी सैलरी तो है तुम दोनों की। क्या करूं दीदी, हम सब पापा जी को समझाकर हार गए, लेकिन वो तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मानती हूँ उनका इस घर से लगाव होना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन समय के साथ कुछ चीजें तो बदलनी चाहिए कि नहीं? घर की हालत भी कितनी खराब हो गई है, ऐसा लगता है कलर करवाने के लिए तक दीवारें नहीं बची हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है तेरे लिए। हम सब इतने अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं और तू ऐसे पुराने घर में रहती है। क्या कर सकते हैं दीदी, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। दोनों बहनों की बातें सुधा सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने पति को समझाने की कोशिश करती है। आप मान क्यों नहीं जाते? अमोल और मयूरी की बात भी तो गलत नहीं है। ये घर अब 30 साल पुराना हो गया है, ऊपर से छोटा भी है। हमारे रिश्तेदार सब कितने अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं। हमें अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए तो सोचना चाहिए कि नहीं? अच्छे से सुन लो सुधा, मैं अपने जीते जी तो इस घर से निकलने से रहा। उन्हें अगर घर में कोई दिक्कत है तो शौक से यहाँ से चले जाए और किसी अच्छे घर में शिफ्ट हो जाए। यही बात तो आप समझते नहीं है ना। हमारा बेटा आजकल के बेटों जैसे स्वार्थी नहीं है। वो चाहे तो हमें छोड़कर भी जा सकता है, लेकिन देखिए नहीं जा रहा है, क्योंकि उसे हमारी फिक्र है। आप जिद छोड़कर ठंडे दिमाग से सोचिए। हाँ सोचूंगा, अभी तो मेरे लिए कड़क चाय बना कर लाओ। सुधा नर्वस होकर चाय बनाने किचन में चली जाती है और किशोर जी के ठीक सामने ऊपर छत से चूने की बड़ी सी पपड़ी नीचे गिरती है। ये देखकर किशोर जी एक नजर पूरे हॉल को देखते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। इस घर को वाकई काफी मरम्मत की जरूरत है। मुझे पता भी है कि घर अब बहुत छोटा पड़ने लगा है, लेकिन मैं भी क्या करूं। इस घर से मेरा मोह छूटता भी तो नहीं है। मेरी इतनी याद है जो जुड़ी है इस घर से। ये लीजिए आपकी स्पेशल कड़क चाय। किस सोच में पड़ गया आप? सबकी बात भी ठीक है सुधा, कल को मेरी जिद से तंग आकर हमारा इकलौता बेटा हमें छोड़कर चला जाए, इससे पहले हमें ही उसकी बात मान लेनी चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि अमोल हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन मान लो अगर चला गया है तो अब इस उम्र में हम इस घर में तो अकेले नहीं रह सकेंगे। जाने कब छत भर भराकर हम पर ही गिर जाए। और अरे बस बस बस, ये फालतू बातें मत करो। तुम आज ही अमोल को बता दो मेरा फैसला, मैं यहाँ से शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ। सुधा खुश हो जाती है और शाम को बहू बेटे के ऑफिस से आने का इंतजार करती है। वैसे तो उन्हें भी इस घर से उतना ही लगाव था, लेकिन वो दोनों ही नजरिए से कंडीशन को देख रहे थे और समझ रहे थे। शाम को, बेटा तुम्हारे पापा यहाँ से शिफ्ट होने के लिए मान गए हैं। अब तुम उनका मूड बदलने से पहले ही जल्दी से उनसे बात कर लो। मुझे पता था पापा जरूर मानेंगे। अब सच कह रही है मम्मी जी? ये तो कुछ हो गया, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? अब जैसे भी हुआ हमें तो बस खुश होना चाहिए। पापा आई लव यू पापा, मुझे पता था आप जरूर मान जाएंगे। मैं आज ही किसी अच्छे प्रॉपर्टी ब्रोकर से बात करता हूँ। अरे दूर क्यों जाते हो? मेरी चाची जी के चचेरे भाई का बेटा ही तो है प्रॉपर्टी डीलर। आप लोग कहो तो मैं उससे बात करूं? हाँ तो सही है ना, ये तो घर की बात ही हो जाएगी। वैसे भी आजकल ऐसी बातों में कितनी धोखाधड़ी होने लगी है, यहाँ हमें कम से कम तसल्ली तो रहेगी। किशोर से हरी झंडी मिलते ही मयूरी और अमोल काम पर लग जाते हैं। मयूरी रात को ही अपनी चाची को फोन करती है। चाची जी, फाइनली आज मेरे ससुर जी मान गए और हमें इस कबूतर खाने से आजाद होने की परमिशन मिल गई है। आप प्लीज राकेश भैया को कहिए ना हमारे लिए अच्छा सा प्लॉट देखने के लिए। बड़ी खुशी की खबर सुनाई तूने मयूरी, सबने अपना घर बना लिया नया, बस एक तू ही छूट गई थी। अब फाइनली तेरा भी अच्छा बड़ा घर बन जाएगा।
मैं सुबह ही राकेश से दामाद जी को फोन करने के लिए कहती हूँ। सुबह सुबह राकेश का फोन आ जाता है और अमल उसे अपनी रिक्वायरमेंट बताता है। भैया हमें तो फ्लैट नहीं प्लॉट चाहिए। अब हम अपने हिसाब से अपना बड़ा घर बनाना चाहते हैं। फ्लैट में रह रहकर लगता ही नहीं कि अपना घर है, न छत अपनी न जमीन। बिल्कुल सही सोच रहे हैं भाई साहब, मैं जल्दी ही आपके पास अच्छी से अच्छी डील लेकर आता हूँ। आखिर घर की बात है। बेटा वो चाहे जान पहचान का हो, लेकिन ऐसे मामलों में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जी पापा। मेरी कुछ एफडी रिटायरमेंट फंड है, हम कल ही बैंक जाकर सब काम करके आ जाएंगे। और ये घर, इस घर को बेचने की जरूरत नहीं है पापा। मेरी और मयूरी की सेविंग्स और आपके रिटायरमेंट फंड से डाउन पेमेंट का इंतजाम अच्छे से हो जाएगा, फिर हम ईएमआई भरते रहेंगे। ठीक है बेटा, और घर खर्च की चिंता मत करना, मेरी पेंशन से चल जाएगा। 2 दिन बाद राकेश कुछ प्लॉट्स के नक्शे लेकर आता है और किशोर और अमल को बताता है। अब सारे प्लॉट अच्छे से देख जाएंगे, लेकिन क्या है ना, अब मेरे घर के जैसे हैं, तो इस नाते मैं आपको सबसे बेस्ट डील ही ऑफर करूंगा। ये देखिए, ये शहर के बाहर गांव से लगी जमीन है, लेकिन हम कुछ ही दिनों में यहाँ फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा, तो इस जगह की कीमत रातों रात दुगनी हो जाएगी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं वो फ्लाईओवर के ठीक नीचे की जमीन है, यहाँ तो बड़ी दिक्कत आएगी। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अंकल जी, मैं किस लिए बैठा हूँ। और फिर मयूरी मेरी बहन जैसी है, घर के बारे में तो सोच समझ कर तो होगा ना सब कुछ। ठीक है, हम आपस में अच्छे से बातचीत कर लेते, फिर आपको बताते हैं। राकेश के जाने के बाद किशोर जी अकेले में अमोल को समझाते हैं। देखो बेटा, पता नहीं क्यों मुझे राकेश कुछ आदमी सही नहीं लग रहा है। हो सकता है कि ये मेरी गलत फहमी हो, लेकिन हमें हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना होगा। आजकल जमीन के मामलों में फ्रॉड भी तो कितने होता है। अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए पापा, मयूरी ने भी अपनी चाची से अच्छे से पूछताछ कर ली है। हम कल ही प्लॉट देखने चलते हैं। कुछ ही दिनों में अगर दुगनी कीमत मिल रही है तो क्या बात है, और अभी तो जगह हमारे बजट में ही मिल रही है हमें। ठीक है फिर, लेकिन हम सिर्फ ये वाला नहीं बल्कि सभी प्लॉट्स देखेंगे, फिर तय करेंगे। अब अगले ही दिन सब प्लॉट्स देखने जाते हैं। हर जगह राकेश का व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, सब उससे रिस्पेक्ट से ही बात करते हैं। सभी प्लॉट्स देखने के बाद आखिर में वो फ्लाईओवर के नीचे का प्लॉट देखने आते हैं। ये जगह तो बड़ी सुनसान है, घर भी नहीं बने अब तक, बस फ्लाईओवर का काम चल रहा है। अरे अंकल जी, ये खास जगह, हम ब्रोकर हर किसी को दिखाते नहीं ये जगह। कुछ ही दिनों में ये फ्लाईओवर सीधे मुंबई तक पहुंचने वाला है, तब इस जगह की कीमत देखना। मैंने खुद यहाँ 4 प्लॉट लेकर रखे, जल्दी ही घर बन जाएंगे यहाँ पर। सही है। अब फ्लाईओवर का काम तो आप देख ही रहे हैं कितना जोरों शोरों से, साथ ही साथ आपको मकान भी बन जाएगा। सरकार और आप साथ में ही उद्घाटन कर लेना। सबको अब फ्लाईओवर के नीचे की ये जगह और राकेश की बात दोनों जच जाती है और मकान के लिए ये जगह फाइनल हो जाती है। हालांकि किशोर का मन अभी भी डामाडोल हो रहा था, फिर भी सबकी खुशी के लिए वो अपनी हाँ कर देते हैं। चलिए राकेश जी, अब हम अच्छा सा मुहूर्त देकर पेपर साइन कर लेते हैं और लगे हाथ रजिस्टर भी कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी मिलता है, फिर मिठाई तैयार रखना। कुछ ही दिनों में बैंक की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके डाउन पेमेंट की रकम जुटाई जाती है और अच्छा सा मुहूर्त देकर प्लॉट की रजिस्ट्री साइन करने का दिन आ जाता है। थैंक यू पापा जी, फाइनली आपके सपोर्ट से आज वो दिन आ ही गया। अब जल्दी ही हमारा घर भी बन जाएगा, फिर हम सब बड़े घर में रहेंगे। सही है, नए घर में तो मजा आ जाएगा, सबके अपने अलग कमरे होंगे वहाँ। क्या विकी, खुश हो ना? हाँ पापा, बहुत खुश हूँ। मेरे सब दोस्तों के पास अपना कमरा है, अब मेरा पास भी होगा। मैं अपनी सारी चीजें रखूंगा वहाँ। घर में हम अच्छा सा फर्नीचर भी लगाएंगे। अब मैं भी अपनी बहनों पर रौब जमाऊंगी। हाँ मुझे तो एक छत और आंगन की कितनी तमन्ना थी, अब मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा। बस जल्दी से हमारा घर बन जाए। इसी तरह घर को लेकर सब अपने अपने सपने बताते हैं और खुश होते हैं। सबके हिसाब से घर का नक्शा फिक्स होता है और घर का काम शुरू हो जाता है। अब हर रोज कोई ना कोई साइट का चक्कर लगाता रहता है और काम का जायजा लेता रहता है। एक दिन हमारा घर भी लगभग बन गया है और फ्लाईओवर का काम भी पूरा हो गया है। राकेश की बात सही रही कि दोनों का साथ साथ उद्घाटन होगा। कुछ दिनों में घर पूरी तरह तैयार हो जाता है और घर में अच्छी सी पूजा करके सब अपने सपनों के नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी करते हैं। अब घर के ऊपर फ्लाई ओवर भी शुरू हो जाता है। पूजा वाले दिन पूरा घर मेहमानों से भर जाता है। मयूरी, अब तो खुश है ना तू?
देखा मेरे भतीजे ने कितनी अच्छी जगह पर प्लॉट दिलाया तुम्हें। हाँ चाची, अच्छा ही हुआ जो राकेश भैया से ही हमने कांटेक्ट कर लिया, वरना तो आजकल सब ब्रोकर कितना परेशान करते हैं। हमारा हर काम एकदम फटाफट हो गया। राकेश भैया ने ना केवल हमें प्लॉट दिलवाया है बल्कि घर के पूरा बनने तक हमारा साथ भी दिया है। बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने हमें। अपने भतीजे की तारीफ सुनकर जानकी चाची फूली नहीं समाती और खुश होकर सबको बताती है। तभी फ्लाईओवर के ऊपर से 2 ट्रक दन दनाते हुए गुजरते हैं और कुछ सेकंड के लिए पूरा घर हिल जाता है। ये क्या था बे? मेरी तो हार्ट बीट तेज हो गई। मुझे तो लगा जैसे भूकंप ही आ गया। 1 सेकंड के लिए मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। इसी तरह फ्लाईओवर के ऊपर से गाड़ियां गुजरती जाती है और सब हंसने लगते हैं। खुशी खुशी प्रोग्राम खत्म हो जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह मैं तो रात भर सो ही नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास से गाड़ियां गुजर रही है। अभी कितनी शांति लग रही है। सो तो मैं भी नहीं पाया वैसे। खैर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। पापा, आप और मम्मी आसपास का चक्कर लगा कर आया करो सुबह सुबह। फ्रेश हवा में अच्छा लगेगा। हाँ, हम जाएंगे कल से। मैं तो छत पर भी जाकर आई, बहुत अच्छा लग रहा था। शहर के शोर शराबे से तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सुधा की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि तभी एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला हॉर्न बजाते हुए फ्लाईओवर से गुजरने लगता है। सुधा जल्दी से कान पर हाथ रख लेती है। हे भगवान, अभी तो शांति की बात की थी, अब ये शोरगुल कितना बढ़ गया है। हॉर्न तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं मम्मी। अब यहाँ से ऑफिस और विकी का स्कूल दूर पड़ेगा, इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। आप दोनों दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर लो। आवाज भी कम आएगी और सेफ्टी भी रहेगी। शाम को मिलते हैं। पूरा दिन गाड़ियों की आवाज और हॉर्न के शोरगुल से सुधा और किशोर सो नहीं पाते हैं। विकी, मयूरी और अमल को आने में भी काफी देर हो जाती है। सब मिलकर खाना खाते हैं और थक हार कर सो जाते हैं। संडे का दिन आता है और उस दिन विकी, मयूरी और अमोल भी घर पर रहते हैं। हे भगवान, मम्मी जी, यहाँ रोज दिन भर ऐसे ही शोर शराबा रहता है क्या? हाँ बेटा, सुबह का थोड़ा समय छोड़ दो तो दिन भर यही चलता है। बस इस बात की तसल्ली है कि रात को शोर के बावजूद नींद आ जाती है। तुम लोग तो और थके होते हो, तुम्हें तो गहरी नींद में आवाज का पता भी नहीं चलता होगा। दादाजी, मैं बाहर जाऊं साइकिल चलाने? अरे नहीं बेटा, बाहर ना बहुत सारे कुत्ते झुंड बनाकर घूमते हैं। सुनसान एरिया है ना, डर लगता है कहीं झपट ना पड़े। फिर तो आप दिन भर कहीं भी नहीं जाते होंगे पापा। घर में तो बहुत बोर हो जाता होगा। बोर तो होता है बेटा, लेकिन अब बाहर कोई होता भी नहीं है तो किससे बात करूं। फिर कुत्तों का डर अलग। इसी तरह 8 महीने और बीत जाते हैं, लेकिन उस एरिया में किसी भी तरह की कोई हलचल नजर नहीं आती। किशोर और सुधा शोरगुल और घर में बंद जाने के कारण परेशान हो जाते हैं। अमोल, मयूरी और विकी भी ऑफिस और स्कूल दूर होने के कारण परेशान हो जाते हैं। एक दिन बेटा अमोल, राकेश ने कहा था कि जल्दी ही यहाँ लोग आ जाएंगे रहने के लिए, लेकिन अब तक तो किसी के आने की कोई आहट तक नहीं हुई है। हाँ, कहा तो था पापा जी, लेकिन अब तक तो कोई भी नहीं आया यहाँ। आसपास कोई घर भी बनते दिखाई नहीं दे रहे। मैं आज ही पूछती हूँ भैया से। अब तो मयूरी को भी चिंता होने लगती है। वो उसी दिन राकेश को फोन लगाती है। भैया, आपने कहा था कुछ ही दिनों में यहाँ घर बन जाएंगे और लोग भी आकर रहने लगेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी हलचल नहीं है। अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ मैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। प्लॉट तो सारे बिक गए, फिर लोग घर क्यों नहीं बना रहे। तुम चिंता मत करो, कुछ दिन में आ जाएंगे लोग। चिंता कैसे ना करो भैया, मेरे सास ससुर परेशान हो रहे हैं। कितना अकेला लगता है उन्हें यहाँ पर। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैं ना सबको पकड़ पकड़ कर लेकर नहीं आ सकता। मुझे फोन करने का फायदा ही क्या है बताओ। कोई और ब्रोकर होता है तो काम हो जाने के बाद तुम्हारा फोन तक नहीं उठाता। सही है ना मैं? राकेश एक तरह से ये मैसेज दे देता है कि अब उसे फोन मत करना। वैसे वो भी कहाँ गलत था, उसका काम तो खत्म हो चुका था। अब तो मयूरी गलती ना होने के बावजूद भी खुद को कसूरवार समझने लगती है। वो उसकी चाची को फोन लगाती है। चाची, प्लॉट लेते समय तो राकेश भैया ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन यहाँ तो डेवलपमेंट का नामो निशान भी नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे सास ससुर तो बेचारे तकलीफ के बावजूद मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुझे ही गिल्टी फील हो रहा है। अरे तो सब्र भी तो कोई चीज होती है। अभी 8 महीने तो हुए तुम्हें वहां जाकर, आएंगे ना धीरे धीरे लोग। अरे भाई, तुम पर कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी राकेश ने। तुम्हारी भी तो आपसे सहमति होगी कि नहीं? मयूरी सारी बातें घर वालों को बताती है। सब समझ जाते हैं कि अब तो सब्र रखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। रात दिन के शोर और अकेलेपन से सबका मन इस जगह से उकता गया था। एक दिन तो सबसे बड़ा बम फूटता है, जिसकी आवाज फ्लाईओवर पर एक साथ चलते हजारों ट्रकों की आवाज से भी काफी तेज थी। दरवाजे पर बैल बजती है और किशोर दरवाजा खोलते हैं। जी आप कौन? मैं जो कोई भी हूँ, आप कौन है?
और मेरी जमीन पर घर बनाकर रहने की हिम्मत कैसे की आपने? हाँ, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। हमारे पास इस जमीन के सारे कागज भी है। रुकिए, मैं मेरे बेटे को फोन करता हूँ। कुछ देर में मयूरी और अमल घर आते हैं और उस आदमी और उसके साथ आए लोगों को सारे पेपर्स दिखाते हैं। ये पेपर्स तो नुक्कड़ पर बैठा टाइपिस्ट 1 मिनट में बनाकर दे देगा। ये नकली पेपर है, इस जमीन के असली पेपर मेरे पास है। आपको फंसाया गया है। आपको लगा भी कैसे कि फ्लाईओवर के नीचे घर बनाकर रहा जा सकता है? सारे पेपर्स की जांच पड़ताल होती है और अमूल के पास के पेपर्स नकली निकलते हैं। वो आदमी दयालु होता है, इसलिए केस नहीं करता और पूरे परिवार को बना बनाया घर छोड़कर फिर से अपने पुराने घर लौटना पड़ता है। राकेश ना तो उनका फोन उठाता है, ना ही उनसे मिलने आता है। इस तरह लालच और मजबूरी के चलते बिना सोचे समझे लिया एक फैसला पूरे परिवार पर भारी पड़ जाता है।